हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज सिमरन भाटी हियर और आपकी सिमरन मैम आपका वेलकम करती हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमई पर। और आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखने को चैप्टर आसान है लेकिन एक्चुअल में इतना आसान नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स भी नहीं है फॉर श्योर। इस चैप्टर की सिस्टमैटिक स्टडी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में क्योस करने वाला चैप्टर है। अगर आप इसको सिस्टमैटिक और एक फ्लो चार्ट के तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो मे बी आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीज़ें मिक्सअप कर सकती हैं साथ में। तो वही गलती हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, राइट। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। टोटल इस चैप्टर के 2 पार्ट आपके पास आने वाले हैं। आपके सामने ये पहला पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग चैप्टर का मेजर और एक वाइडर लेयर कवर कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं चैप्टर का फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर विच इज चेंज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम लोग चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चेंज होता क्या है, चेंज के टाइप्स कितने होते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी आ जाता है हमारा। इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी आप समझने वाले हो। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइस, केमिकल रिएक्शन की भी ना अपनी कुछ खासियत होती है। हर इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है, और इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन की भी कुछ खासियत होती है जो इनको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, और वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इनकी 5 खासियत होती हैं प्रॉपर, और पांचों को हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे चैप्टर के। जुड़े रहिए एंड तक, ओके। इसके बाद है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते किस फॉर्म में हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट, इसके बाद है आपके पास बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये तो बहुत सर दर्द करने वाला टॉपिक है। एक्चुअली जितना भी मैंने अब तक देखा है, स्टूडेंट बैलेंसिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको बहुत दिक्कत आती है बैलेंसिंग करने में। बैलेंसिंग करनी क्यों ज़रूरी है, बैलेंसिंग करते कैसे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे भी कि ज़रूरी करनी है क्यों। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक वाइडर लेयर कवर करेंगे सिर्फ डीपली। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद। फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। चलो चैप्टर के अंदर डीपली डाइव करते हैं। सबसे पहला चेंज, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कोई डेफिनेशन ना एक्चुअल में इससे खुद से नहीं लिखी है इसके अंदर। रीजन इसका, चेंज एक्चुअल में होता क्या है, बदलाव। आप बदल गए हो, है ना। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। चेंज, बदलाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परिवर्तन भी आप लोग बोलते हो, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ना थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल में होता क्या है, 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर आप चेंज को एक तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो। सबसे पहला इनिशियल और दूसरा फाइनल। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ते हो तो ऑफकोर्स पता होगा इनिशियल और फाइनल कहाँ आप लोग यूज करते हो, है ना। इनिशियल, स्टार्टिंग। जब आपका कोई भी स्टार्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी सब्सटेंस की, जो स्टार्टिंग का आपका प्रोडक्ट होता है या फिर स्टार्टिंग का जो सब्सटेंस होता है, जब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट का रूप ले लेता है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं चेंज। ठीक है, तो चेंज बेसिकली होता क्या है, इनिशियल से, किसी भी सब्सटेंस के इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के जाने के बीच का प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में, यानी कि आपके जो चेंजेस होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं। मेजरली 2 तरीकों के चेंजेस होते हैं। पहला इज फिजिकल चेंज और दूसरा इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस की भी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, और केमिकल चेंज की भी अपनी अपनी कुछ खासियत होती हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। गाइज, फिजिकल चेंज के अंदर सबसे बेसिक चीज, आपको कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए दिखता ही नहीं है। आपको कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर ही नहीं आता है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो लूज होती ही नहीं है। इसके अंदर जो आपका सब्सटेंस है वो कंप्लीटली कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। सबसे पहला, अ फिजिकल चेंज इज द वन इन विच द सब्सटेंस undergoing the change is not completely destroyed. completely destroying या completely destroyed आपका कभी भी वो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो सब्सटेंस होता ही नहीं है।
फिजिकल चेंज के अंदर अपनी आइडेंटिटी वो सब्सटेंस कभी लूज कर ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट, ये सब्सटेंस जो है आपका, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वही पॉइंट मैंने अभी आपको बोला। इसके बाद फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया एलिमेंट या फिर कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपको फॉर्म होने के लिए दिखता ही नहीं है। जो आप लोग पहले देख रहे थे वही आपको बाद में मिलता है। एग्जाम्पल दो मैम, एग्जाम्पल भी है कटिंग ऑफ हेयर। आप लोगों ने बाल कटवा लिए, लेकिन बाल कटने के बाद कुछ और तो हुए नहीं ना, रहे तो बाल ही वो, तो वो फिजिकल चेंज के अंदर आ गया है। कटिंग ऑफ हेयर्स, कटने के बाद भी सेम रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो, जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वेपर्स से आप वापस से उसको वाटर बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी आपको कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नहीं दिखा है। वाटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, क्योंकि आप वापस से वेपर्स को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला जो वो आपका सब्सटेंस है जिसको आप अंडरगो कर रहे हो चेंज के अंदर, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप वाटर को बॉईल करो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रहा है, राइट। इसके बाद जो आपकी नई आइडेंटिटी होती है, न्यू आइडेंटिटी, वो फॉर्म ही नहीं होती है, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी कभी भी आपकी लूज होती ही नहीं है। नेक्स्ट आपका है नया एलिमेंट या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट आपका फॉर्म होने के लिए आपको दिखता ही नहीं है। नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गाइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर। आप पेपर लो, उसको फोल्ड कर दो, पेपर फोल्ड होने के बाद लेता वो शेप हवाई जहाज की, लेकिन एक्चुअल में तो पेपर ही होता है ना वो, तो वो फिजिकल चेंज होता है। ओके, इसके बाद है आपके पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर आपकी आइडेंटिटी जो होती है ओरिजिनल सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या दिखता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है ये चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, या फिर आपको नया सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए दिख जाता है। ओके, आपको सब्सटेंस नया मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर लिया, आपने उसमें आग लगा दी, अब आपको राख मिल गई है, अब वो पेपर नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे क्या किया, इस पेपर ने अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज कर दी है ना। अब वो पेपर नहीं है, अब वो राख बन गया है, अब हमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद जो भी आपका केमिकल चेंज होता है, वहां पर आपको जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सब्सटेंस की पहले और रिएक्शन के बाद जो होती हैं वो प्रॉपर अलग होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना सेम बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाने से पहले वो पेपर था, लेकिन पेपर को जलाने के बाद आप आइडेंटिटी देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। पेपर जलने के बाद राख है, पेपर जलने से पहले पेपर था, है ना। तो आपको आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज होती हुई दिखती है। इसके बाद है आपके पास इसका एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, या फिर लकड़ी को जलाना, या फिर रोटिंग ऑफ बनाना, बनाना का सड़ जाना, राइट। अब अगर कोई भी केला आपकी सड़ गई है, या फिर अगर कुछ भी सब्सटेंस है वो बेकार हो गया है, तो ऑफ कोर्स आप उसको वापस से उसकी न्यूली फॉर्म में या फिर उसकी रिफ्रेश्ड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हो, राइट। ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इनको डिफरेंशिएट करना भी दिमाग में या फिर एग्जाम्स के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से इसका एक डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका फिजिकल चेंज है, इसके अंदर आपको कोई भी केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो चेंज होता हुआ दिखता ही नहीं है, राइट। केमिकल कंपोजिशन आपका सेम रहेगा, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर जो आपका केमिकल कंपोजिशन है गाइस वो बदलेगा। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज जो आपके होते हैं, इसमें मेजर डिफरेंस आपका ये है कि फिजिकल चेंज के अंदर आप कभी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन केमिकल चेंज के लिए आपको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता हुआ दिखता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा हमेशा रिवर्सिबल या फिर यूजुअली हमें ये रिवर्सिबल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, आपने पेपर लिया, उसको फोल्ड कर दिया, वापस से आप उसको उसका ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो, राइट। तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है। इसके बाद ये आपका इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल से मेरा मतलब है कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट आप लोगों ने फॉर्म किया है उसको वापस से आप अपने इनिशियल प्रोडक्ट में नहीं ला सकते हो। ये आपका केमिकल चेंज के अंदर आप पढ़ते हो। ओके, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते हैं फिजिकल चेंज के अंदर, और यहाँ पर आपको नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चेंज का टॉपिक। चेंज होता क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जहां आपको इनिशियल और फाइनल दोनों के दोनों सब्सटेंसेस में अंतर देखने को मिलता है। यही प्रोसेस आपका चेंज कहलाता है। अब ये जो चेंज है दो टाइप्स के होते हैं, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा
केमिकल चेंज, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। केमिकल चेंज के लिए आपको केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना जरूरी है, केमिकल कंपोजिशन उसमें डिफर करते हैं। फिजिकल चेंजेस के अंदर देयर इज नो नीड फॉर यू कि आप केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करें, क्योंकि वहां पे सिर्फ फिजिकल कंपोजिशन है जो चेंज होता है। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, विच इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सब्सटेंसेस को लेते हो और उन सब्सटेंसेस को अंडर को चेंज के अंदर लेकर जाते हो और फिर आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। ये आपका होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके कुछ नोन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस में चेंज कर दिए जाते हैं। मैम एग्जाम्पल दे दो। चलो एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बताती हूँ, रिएक्टेंट एक टर्म होती है और प्रोडक्ट एक टर्म होती है, ठीक है। अब ये होती क्या क्या है वो बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का ही, मैंने H2 ले लिया, ठीक है, गैशियस फॉर्म में, और मैंने O2 ले लिया अगेन गैशियस फॉर्म में, और मैंने इसको प्रोडक्ट, जो इन दोनों को मिला के मेरा प्रोडक्ट बना है वो है H2O। सबको पता है क्या है ये? जल है, पानी है, जिसको आप लोग पीते हो रोज, ठीक है। तो देखो, जिन सब्सटेंसेस को आप लोग चेंज के अंदर लेकर जा रहे हो, जिनको आप यूज कर रहे हो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आपके होते हैं रिएक्टेंट। इनको आप लोग कहते हो रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि चेंज के अंदर जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें प्रोडक्ट अपना नया फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब जो ये रिएक्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस के अंदर ये जा रहे हैं, ये आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डन। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब आप सब्सटेंसेस को ले रहे हो और उन सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे हो, जब आपकी इनिशियल जो आपका सब्सटेंसेस है वो आपको फाइनल सब्सटेंसेस दे रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप नॉन सब्सटेंसेस को यूज करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, वही प्रोसेस आपका होता है केमिकल रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। मैम केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो, ये आप चैप्टर का नाम समझ रहे हो अब, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने समझ लिया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा चेंज या फिर एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आपके कुछ नॉन सब्सटेंसेस रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब मैंने अभी पहले एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जहां पे मैंने H2 को गैशियस फॉर्म में लिया और O2 को भी गैशियस फॉर्म के अंदर ले लिया, और मैंने फॉर्म करवाया इन दोनों से H2O विच इज योर लिक्विड वाटर, ठीक है। अच्छा, अगर आपका H2 और O2 और H2 और O2 ने मिलकर जब आपका H2O फॉर्म किया है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है गाइस। क्या दिखाई है? एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। जो केमिकल रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लेकर परफॉर्म की थी, अब मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना इसको यूज किया है। और एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन का यही काम होता है। केमिकल इक्वेशन का काम क्या होता है? आपकी जो केमिकल रिएक्शन आपने परफॉर्म की है, लोगों तक वो पहुंचाने के लिए आप एक जरिए का इस्तेमाल करते हो, और वो जरिया आपका होता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन गाइस? इट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करने का? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने परफॉर्म की है, उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होती है आपकी वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी आपकी होती है सिंबलिक इक्वेशन, सिंबलिक इक्वेशन। इधर आप लोग बड़ी सिंपल सी चीज देख रहे हो, देखो जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है ना। वर्ड इक्वेशन क्या है? वर्ड इक्वेशन के अंदर यहां पर आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, लेकिन वर्ड्स की फॉर्म में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक रिएक्शन परफॉर्म की थी, हाइड्रोजन को लिया था, फिर मैंने ऑक्सीजन को लिया था, और फिर मैंने फॉर्म किया था वाटर को,
राइट। अब जो मैंने आपके पास अभी आपके सामने केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया था, इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ना, ये वर्ड की फॉर्म में किया है। मैंने हाइड्रोजन को वर्ड में लिखा है, मैंने ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा है, और मैंने वाटर यानी अपने प्रोडक्ट को भी वर्ड की फॉर्म में लिखा है, राइट। लेकिन सिंबलिक इक्वेशन फिर एक नई आती है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, सिंबल्स लिखते हो। सेम आपके सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इनको आपने सिंबल्स की फॉर्म में यूज किया। क्या जरूरत पड़ी थी इसको करने की, ठीक है। सबसे पहले तो वो बताती हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन, जब मैं पूरा हाइड्रोजन लिख रही हूँ, ऑफ कोर्स मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जा रहा है एक ऐसी चीज को लिखने में जो कि इतनी ज्यादा आपको आउटपुट नहीं दे रही है। अब मैं अगर 100 रिएक्शंस लिखने लग जाऊं ऐसे ही प्रॉपर नेम फॉर्मेट में, तो ऑफ कोर्स मेरा टाइम किसी बेकार चीज के लिए कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ये आपको इतना ज्यादा आउटपुट कोई भी नहीं दे रही है। दूसरी चीज, इस वर्ड इक्वेशन फॉर्म के अंदर ना आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आप हाइड्रोजन के कितने एटम्स या फिर कितने मॉलिक्यूल्स को ले रहे हो। समझ में आ रहा है? वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है किसने, सिंबलिक इक्वेशन में। ऑल्सो आप हाइड्रोजन को किस फॉर्म में ले रहे हो और आपको वाटर किस फॉर्म में मिल रहा है, ये भी आपका मिलता है आपको सिंबलिक इक्वेशन की फॉर्म में। यानी कि आपको बहुत सारी अधूरी चीजें जो हैं वो मिल पाती हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबलिक इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे, अभी बताती हूँ। H2 ले लिया आपने, अब यहां पर, और आपने O2 ले लिया, और आपने फॉर्म करवा लिया इनसे आपका पानी, जो आप लोग रोज पीते हो, ठीक है। ये आपका लिक्विड हो गया। फायदा क्या है, इन सिंबलिक इक्वेशन को हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपने शॉर्ट में लिखा है H2, बड़ा हाइड्रोजन लिखते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं कुछ, सिर्फ H लिख दो, 2 लगा दो। अब ये 2 क्या है, कितने आपके एटम्स इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद है आपके पास G, ये क्या करता है, ये आपकी स्टेट बताता है। जिस भी स्टेट में आपका प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट परफॉर्म कर रहा है उस केमिकल रिएक्शन को, वो आपकी क्या होती है, यहां पर आपकी उसके थ्रू स्टेट बताई जाती है, राइट। इसके बाद आपका है ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन है और गैसियस फॉर्म में है अगेन। अभी आपका वाटर है, 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, 2 एटम आपके ऑक्सीजन के हो गए हैं, और ये आपके बचे हुए हाइड्रोजन के हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास अगेन लिक्विड, क्या है, लिक्विड। ये आपकी लिक्विड फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल रही है। आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी आती है, देखो, एक होता है आपका जी आपको दिखाते हैं गैसियस फॉर्म के लिए। किसके लिए दिखाते हैं, गैसियस फॉर्म के लिए। L लिक्विड फॉर्म के लिए दिखाते हैं, S सॉलिड फॉर्म के लिए दिखाते हैं। A, Q और PPT, ये भी 2 चीजें होती है। AQ मतलब एक्वस, जब आप सॉल्यूबल किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाल देते हो और वो उसमें घुल जाता है, सॉल्यूबल इन H2O, ठीक है। जब आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसको पानी में डाल दिया और वो उसमें सॉल्यूबल है, घुल जा रहा है, ठीक है, मिसिबल है, तो आप उसके लिए एक्वस वर्ड का यूज करते हो, ठीक है। एक होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर या फिर सेमी सॉल्यूबल इन वाटर। यहां पर आप किसका यूज करते हो, हेयर यू यूज पीपीटी नाम का, या फिर डाउनवर्ड एरो भी आप साइन कर देते हो। ये आप ऐसे सब्सटेंसेस को शो करने के लिए करते हो जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल हैं, जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर घुल ही नहीं सकते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में घुल सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दी है, टाइप्स भी बता दिए हैं केमिकल इक्वेशन के, राइट। केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का पार्ट हमारा डन हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हुए बताई थी। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। पांचों के पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होती क्या है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसको पता लगाने के लिए या फिर इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए आप लोग कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो। कौन कौन सी है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले चेंज इन कलर। आपको ना, जब आपका इनिशियल प्रोडक्ट होता है और जब आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उन दोनों के बीच में आपको इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में आपको चेंज इन कलर दिखता है। यानी कि आप अगर किसी भी सब्सटेंस को ले रहे हो रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले और रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद, तो उनका चेंज हो जाता है, कलर का चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हो। टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाता है आपका? सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने सिंपल अपने 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हैं। रिएक्टेंट
एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, आप लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया है। रिएक्शन से पहले वो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक या फिर हीट देने वाला नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद आपको वहां पर हीट इवॉल्व होती हुई दिख रही है, टेम्परेचर रेज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन होती है किसी भी गैस की, कोई भी गैस आपको बाहर निकलती हुई दिखती है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद चेंज इन स्मेल, गाइस ओडर, अरोमा, स्मेल जो होता है ना वो भी चेंज हो जाता है अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन जगह लेती है तो, या फिर होती है तो। और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मैम पीपीटी, प्रेसिपिटेट अभी तो बताया आपने, एक ऐसा सब्सटेंस गाइज जो कि इनसोल्यूबल या फिर सेमी सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, उसकी भी हम लोगों को फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। एक एक करके इनको थोड़ा डीपली समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग अपनी बैलेंसिंग के ऊपर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। चलो सबसे पहले आते हैं चेंज इन कलर में। ये आपके पास एक रिएक्शन है जो मैंने एक इमेज की फॉर्म में या फिर ग्राफिक की फॉर्म में रखी हुई है ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है जो आपका ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख भी रहा होगा, है ना। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक आयरन की नेल डाल दी है। अब जैसे मैंने इसके अंदर आयरन की नेल डाली और मैंने कुछ देर बाद इसको वापस से देखा तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और केमिकल रिएक्शन कुछ समय के बाद जब वो केमिकल रिएक्शन हुई तो आपका ब्लू से कलर ग्रीन में चेंज हो गया है। हियर यू कैन सी FeSO4 क्या किया, इस आयरन नेल ने वो जो ब्लू कलर था वो गायब कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो Fe थी, जो आयरन थी, वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट, जिसकी वजह से उसने उसको डिस्प्लेस करके इसका कलर जो है, उसकी प्रेजेंस जो है उसको धीमा कर दिया, नीचा कर दिया, नीचे दबा दिया, जिसकी वजह से आपको ब्लू कलर ना दिखकर अब ग्रीन कलर दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो रिएक्शन की स्टार्टिंग ब्लू कलर से हो रही है लेकिन रिएक्शन की एंडिंग ग्रीन कलर से हो रही है, तो यहाँ पे चेंज इन कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपल है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जहां पर आपको अपने सब्सटेंस जो है उनमें चेंज दिखता है उनके कलर में, तो वो पहली उनकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन स्मेल या फिर ऑर्डर। बड़ी बेकार सी ग्राफिक्स लगा रखी है मैंने, पर समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। देखो, चेंज इन ऑर्डर यानी चेंज इन स्मेल, इसमें आप क्या बड़ी सिंपल सी चीज देखते हो, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है जैसे ही वो जगह ले लेती है तो वहां पर आपको अच्छी खुशबू भी आ सकती है, वहां पर आपको बुरी खुशबू भी आ सकती है। हालांकि जो दो केस मैंने ले रखे हैं ना, यहाँ पर आपको बुरी ही खुशबू आएगी, बुरी ही बदबू आएगी, आई मीन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है, कोई भी स्मेल या फिर कोई भी एक नया ऑर्डर जो है वो लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटन एग्स या फिर फूड रोटिंग, खाने का बेकार हो जाना, तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है जो हो जाती है जिसकी वजह से हमें स्मेल में भी चेंज देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज यानी कि जब आपकी जो टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल, उसमें आप चेंज देखने को नोटिस करते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको H2SO4 है, आप लोगों ने H2SO4 लिया, NaOH को लिया और आपने एक रिएक्शन परफॉर्म करवाई और आपको दिखा Na2SO4 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन तो परफॉर्म हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। H2SO4 NaOH रिएक्ट तो कर गए हैं और उन्होंने Na2SO4 बना भी लिया है, प्लस वाटर भी बना लिया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रही है हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज़ वेरी, यहाँ पर आपको हीट इवॉल्व होती दिख रही है, बाहर होती दिख रही है यहाँ पर आप, और जैसे ही आपकी हीट बाहर निकलेगी मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। इसके बहुत सारे आगे एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी कवर अप करने वाले हो, जहाँ पर आपको पता लगेगा बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, किसी भी नई गैस का बनना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आप लोगों ने CaCO3 लिया और आपने उसको सिर्फ हीट कर दिया, जैसे ही इसको हीट किया तो आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस। यहाँ पर एक गैस है CO2 जो कि बाहर इवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना जो कि इनसॉल्यूबल है। क्या है, इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर वो आपका इनसॉल्यूबल है।
सिंपली इसमें क्या है, आप कोई भी रिएक्शन है उसको परफॉर्म कर रहे हो और उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद आपको वहां पर एक वाइट पीपीटी या फिर कोई भी पीपीटी आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस देखने के लिए मिल जाता है जो सब्सटेंस सेमी सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद है आपके पास केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। ओके, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी, पर ऐसा है क्यों? ठीक है, बैलेंसिंग जो आपकी इक्वेशन होती है उनको बैलेंसिंग करना या फिर उनको बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, क्यों हम लोग करते हैं और कैसे करते हैं? तो इस पार्ट के अंदर इस के अंदर आप लोग ये चीज समझने वाले हो। देखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन possess द सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्यों? देखो, जब आप लोगों ने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू किया तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग नंबर ऑफ एटम्स जो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जगह ले रहे हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड इक्वल होने चाहिए। ये होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो एलिमेंट्स के जितने एटम आपके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड जगह ले रहे हैं वो आपके सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो सेम नहीं है तो वो आपकी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। कैसी है? अनबैलेंस्ड है, यानी कि आपको उसको बैलेंस करना अभी पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है करते क्यों है? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने शायद एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए या फिर इसी लॉ को इस लॉ के अगेंस्ट ना जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंसिंग नाम की एक प्रोसेस को, एक चीज को बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग समझते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं आपके रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट है आपके, एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, बड़ी सिंपल सी हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, H2 जो कि आपका गैस है प्लस O2 जो अगेन आपकी गैस है, और ये 2H2O जो कि आपका लिक्विड है, इसको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि H के यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका इस रिएक्शन के अंदर जगह ले रहे हैं। अगेन ऑक्सीजन के भी सेम 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, और O अगेन 2 आपको O के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। सी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट में आपके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के टेक प्लेस ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, वो आपके सेम होने चाहिए। और किससे सेम होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड से सेम होने चाहिए हैं। यहाँ पर आप H2 को देखो 2 हैं, O2 को देखो 2 हैं, यहाँ पर आपके 4 हैं, तो यहाँ पर भी आपको H2 के मॉलिक्यूल्स 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला, बैलेंसिंग करनी किसी भी केमिकल इक्वेशन की जरूरी है। क्यों? राइट, जरूरी है। और क्यों है? क्योंकि हम लोगों को एक कंडीशन फुलफिल करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि ये लॉ आपका बोलता है कि जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो उस रिएक्शन को करने से पहले और रिएक्शन को करने के बाद जो आपके मास होगा, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। और इसी लॉ की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बेसिक एजेंडा क्या है? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए हैं। ओके, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय मेकिंग द नंबर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस कर रहे हैं, उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको इक्वल करना पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलो एक सम कर लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं करने के लिए। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4 gives you Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये आपके पास आपकी एक केमिकल इक्वेशन आ गई है। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको सिंपल सी चीज देखनी है। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के नाम लिख लूंगी। एक तो Na जो पार्ट ले रहा है, एक O है, एक H है और एक S है। ठीक है, इसके बाद
सबसे पहले मैं लिखूंगी कितने मेरे नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि रिएक्टेंट की साइड पर जगह ले रहे हैं। सबसे पहले है Na सोडियम जो कि एक है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है O, एक O ये रहा, एक 4 ये रहे, कितने हो गए 5। इसके बाद H, एक ये रहा, 2 ये रहे, 3, S1, ये आपकी है रिएक्टेंट की साइड। अब आप ले लो प्रोडक्ट की साइड के, यहाँ पे आपको Na कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, S कितना दिख रहा है अगेन 1 दिख रहे हैं, O आपको यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 4 ये 1 ये, और H आपको 2 दिख रहे हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की साइड है, ये आपकी रिएक्टेंट की साइड है। अब सिंपल सा एजेंडा ये है कि जो आपके रिएक्टेंट की साइड है और जो आपके प्रोडक्ट की साइड है वो आपको नंबर ऑफ एटम्स सेम कर देने हैं। क्या कर देना है? सेम कर देने हैं। Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सबसे पहले Na को ही देख लेते हैं। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, 2 लगा दीजिए। आप लोगों ने जैसे इसको 2 लगाया, आपकी बाकी की कन्फिग्रेशन जो है O की और H की वो चेंज हो गई है रिएक्टेंट की साइड पर, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड पर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। NaOH प्लस H2SO4। अब यहाँ पे आपने इसको कितना कर दिया है? 2 कर दिया है, 2। जैसे ही आपका Na2 हो गया है ना, आपका यहाँ पे O जो है वो भी चेंज हो गए हैं। अब आपके 2 O और 4 ये, यानी कि ये आपका हो गया है 2 और 4 6, ठीक है। और H अगेन आपकी H की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है, 2 ये रहे विच इज 4। तो रिएक्टेंट की साइड पर चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का Na बिल्कुल इक्वल हो गया। अब आते हैं O के ऊपर। O इज व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर आप लोग रिएक्टेंट साइड देखते हैं तो यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 है, इसको चेंज कर देते हैं। 4 यहाँ पे है, O एक यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं तो 4 और 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन 6। लेकिन क्योंकि अगर आपने यहाँ पर H के आगे 2 लगाया है तो ऑफ कोर्स आपकी H की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गई है। आपकी प्रोडक्ट की साइड पर H आपको अब 4 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट की साइड पर 4। अब आप लोग देख पा रहे हो अपने आप ही मेरा H भी बैलेंस हो गया है, O भी बैलेंस हो गया है, जब मैंने यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आपको ध्यान क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि जब आप एक एलिमेंट की रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड को इक्वल करने के लिए जब आप लोग यहाँ पर नंबर्स का फॉर्मेशन, जब आप यहाँ पर नंबर्स को लिखेंगे तो आपके बाकी के एलिमेंट्स की भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसी के चेंज होने की वजह से आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स बाकी के एलिमेंट्स भी सेम करने पड़ेंगे, यानी कि आपको वापस से पहले के स्टेप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया? पहले रिएक्टेंट की साइड लिख लिया, फिर प्रोडक्ट की साइड लिख लिया, फिर आपने मैच किया है कि ये नंबर आपके सेम है या फिर नहीं है रिएक्टेंट की साइड पर और प्रोडक्ट की साइड पर, ठीक है। दिस इज अब ऑल अबाउट बैलेंसिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बहुत बेसिक से समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। देखो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट कंबाइन। कंबाइन का मतलब जब आपकी 2 चीजें जो होती हैं वो जुड़ के एक चीज बना रही हैं। यहाँ पर आप देखो 2 चीजें हैं अलग अलग और ये आपकी ऐड अप करके एक चीज बना रही है, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी ब्रेक करती है। एक प्रोडक्ट है आपका, ये आपका ब्रेक कर जाएगा A + B, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट डिस्प्लेस, अपनी जगह से हटा देना उसको, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपके पास रिएक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आप लोगों को ये टाइप्स हैं, इन टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एनर्जेटिक तरीके से। तो दिस पार्ट इज डन। इस पार्ट में आप लोगों ने सिर्फ इतना ही समझा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हम लोगों ने चैप्टर को बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में पार्ट 1 में इतना ही हम लोगों ने कवर अप किया है, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में इस चैप्टर के।